Now the class is going to be recorded. Let me share whiteboard. And first point I want to tell you कि in today's class I I will take prose writers of Augustan age. Prose writers of AUGUSTAN. Prose writers of Augustan. ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जो अगस्टन 1700 से 1745 तक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट मैंने बताया था कि जो ऑगस्टन एज है उसको हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहते हैं। तो बार बार वही बातें जरूरी नहीं है कि हम लोग उसी पे बात करेंगे। आज हम लोग उसके प्रोस राइटर। जब आप 1700 की बात करते हैं इसका मतलब है कि जो 1700 है और 1745 है, यह 1700 का मतलब कि नाउ वी आर इन द 18th सेंचुरी। आज हम किस एज में आ चुके हैं? 18th सेंचुरी में आ चुके हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जिस प्रोज राइटर्स को आप उठाने जा रहे हैं वे प्रोज राइटर्स किस सेंचुरी। गुड मॉर्निंग शिल्पी जी, गुड मॉर्निंग। आई थिंक शिल्पी जी, good morning to all of you. Now the class has started, and not only started but it is going to be recorded also. And I think कि चीजें विजिबल होगा, व्हाइट बोर्ड विजिबल है या नहीं है? या इट्स द फर्स्ट टॉपिक, जस्ट स्टार्टेड। प्रोज प्रोज राइटर्स ऑफ ऑगस्टन एज। आज हम लोग ऑगस्टन एज के प्रोज राइटर्स पे बात कर रहे हैं। इसके पहले जो मैंने बात किया था अलेक्जेंडर पोप और उनकी पोइट्री को लेके बात किया था। बैकग्राउंड से आवाज बहुत आ रही है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, इट्स द एटिकेट। आई डोंट नीड टू से अगेन एंड अगेन। आई डोंट, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग हियर कि कहां से आवाज आ रही है, इसलिए बार बार ये कहने की जरूरत नहीं होती कि यू हैव टू म्यूट योर सेल्फ एंड डोंट इंटरप्ट मी, प्लीज कैरी ऑन माई क्लास, डोंट इंटरफेयर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट जिनका क्वेरी था, मुझे लगता है कि एक तो शिल्पी मैडम का था, दूसरा जो है सोनाली मैडम का था। उनको मैं बताना चाहता हूं कि वी आर इन व्हाट वी आर टेकिंग प्रोज राइटर्स ऑफ ऑगस्टन एज। कल मैंने जो लिया था या उसके पहले की जो क्लास थी उसमें जो हम लोगों ने बात किया था वो वो ऑगस्टन एज क्या है और उसमें पोइट्री में क्या हुआ था, स्पेशली अलेक्जेंडर पोप को लेकर के मैंने बात किया था। आज हम लोग प्रोज राइटर्स को लेके चल रहे हैं। तो प्रोज राइटर्स ऑफ ऑगस्टन एज 1700 से 1745। मैं बता कि आप इस बात यू टॉकिंग अबाउट यू अबाउट 18th सेंचुरी, आप 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। और 18वीं शताब्दी में प्रोज की ट्रेडिशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि पहला पॉइंट है कि इज एज इन प्रोज एज द प्रोज एंड वांट टू नो क्या सबको मेरी आवाज कर रही है, एक दो लोगों को कर रही है? कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? आवाज मेरी ब्रेक हो रही है? अच्छा, ओके ओके। देन समय ब्रेक। हेलो। अच्छा, ओके। नाउ आई एम चेंजिंग माय पोजीशन। मैं अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा हूं। जस्ट वेट, गिव मी ओनली 2 मिनट, गिव मी ओनली 2 मिनट।
नाउ आर यू गेटिंग माई वॉइस? अब जा रही है आवाज? ठीक है, ठीक है, इस ठीक है, ओके ओके। तो नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल यू अगेन, आई एम टेलिंग यू कि व्हाट आई एम डूइंग इन दिस क्लास। इन दिस क्लास, आज की क्लास में जिस टॉपिक को मैंने चुना है उसका नाम है, टाइटल ऑलरेडी शो कर रहा है कि प्रोस राइटर्स ऑफ ऑगस्टन एज फ्रॉम 1700 टू 1745 में प्रोस के फील्ड में क्या हुआ था। जो ऑगस्टन एज रहा है, उस ऑगस्टन एज में किस तरह के प्रोस राइटर्स थे, कैसा प्रोस लिखा गया, मैं उस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। दूसरा चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि पोइट्री पर मैं पहले बात कर चुका हूँ, तो मैं उसको कुछ टुकड़ों में लेकर के चल रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम प्रोज राइटर्स की बात करते हैं कि प्रोज राइटर्स में ये आए हैं, ये चीजें हुई है, तो आपको ये समझना है कि प्रोज के पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोज, यह कोई बहुत छोटा मोटा काम नहीं हुआ। प्रोज के पर्सपेक्टिव से 18th सेंचुरी में बहुत बड़ा काम हुआ है। इसीलिए 18th सेंचुरी को क्या कहा जाता है? 18th सेंचुरी इज नोन एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। अगर आप ध्यान में रखिएगा, पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया है कि 18th सेंचुरी इज नोन एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। 18वीं शताब्दी को क्या कहा गया? एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा गया। ये बात किसने कही है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा दिया गया है। और मैं लगातार आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह से रीजन का इस्तेमाल पोइट्री में किया गया, कैसे पोइट्री से इमोशन चली गई। मैंने आपको ये भी बताया था पोइट्री कैसे आर्टिफिशियल बन गई। मैंने आपको ये भी बताया था कि हाउ डू यू फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोज इन पोइट्री, कि कैसे प्रोजाइक लैंग्वेज का इस्तेमाल पोइट्री में किया गया। तो व्हाट आई वांट टू से कि ये एक ऐसा एज रहा है जिसे हम ये कह सकते हैं कि इट वाज द गोल्डन एज ऑफ प्रोज। इट वाज द गोल्डन एज ऑफ प्रोज। अगर गोल्डन एज ऑफ ड्रामा एलिजाबेथन एज रहा है, गोल्डन एज ऑफ पोइट्री अगर रोमांटिक एज रहा है, गोल्डन एज ऑफ नॉवेल अगर विक्टोरियन एज रहा है, तो जो गोल्डन एज ऑफ प्रोज होगा वह 18th सेंचुरी होगा, जिस सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। बड़े बड़े राइटर आए। आप देखेंगे कि व्हेन यू आर डूइंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, you have gone with names Richard Steele and Joseph Edison. Most of the people have heard रिचर्ड स्टील का द स्पेक्टेटर क्लब, सर रॉजर एटचर्ड। तो आप देखेंगे फ्रांसिस बेकन के बाद हमेशा इन्हीं एसेइस्ट को पढ़ाया गया है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेज, तो आज के टॉपिक में हम इन्हीं पर बात कर रहे हैं। तो एक तो पॉइंट आपको ये लिखना है कि 18th सेंचुरी इज नोन एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ये बात किसने कही गई थी? ये आपको लिखना है कि दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। दिस STATEMENT, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड, a pessimistic poet of Victorian age, a pessimistic poet of Victorian विक्टोरियन एज 1837 से 1901। मैंने आपको कई चीजें बता दी हैं कि यह जो स्टेटमेंट है यह मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया है, जो एक पिसिमिस्टिक पोएट थे। किस एज से बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। विक्टोरियन एज की डेट क्या है? 1837 से 1901। थोड़ा सा 9 मेरा गड़बड़ हुआ है, वो हाथ की सफाई बहुत बेहतर नहीं हो पाई है, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन की वो जो डेट है 1901, 1901। सो यू कैन जस्ट गो कि ये सारे पॉइंट्स है जो कई बार एग्जामिनेशन पूछे जा चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। वाई ऐसे कि डोंट मिस दीज पॉइंट्स। आपको इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप 18वीं शताब्दी के प्रोज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने एज ऑफ प्रोज और रीजन कहा है। यह एज जो है क्या था? गोल्डन एज ऑफ प्रोज था। तो दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है
18th century was the golden age of prose. Golden age of prose. 18th century was golden age of prose. 18th सेंचुरी पूरा 18वीं शताब्दी में प्रोस पर ही ज्यादातर बातें हुई हैं। उसके बाद आपको मैं आगे लिख दे रहा हूं कि GOLDEN गोल्डन एज ऑफ ड्रामा was एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज। गोल्डन एज ऑफ पोइट्री was, जो गोल्डन एज ऑफ प्रोज है वह तो आपका 18 सेंचुरी है। गोल्डन एज जो था एलिजाबेथन एज था। गोल्डन एज ऑफ पोइट्री, जो गोल्डन एज ऑफ पोइट्री है रोमांटिक, ROMANTIC, रोमांटिक एज। रोमांटिक एज की जो डेट है 1798 से 30। फिर आता गोल्डन ऑफ गोल्डन गोल्डन एज ऑफ द नॉवेल वाज विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज जो कि कब से कब तक रहा? 1837 से 1901। इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस समय नॉवेल का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, किस समय आपका और चीजों का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। सो दीज थिंग्स यू विल फाइंड। जो गोल्डन एज ऑफ क्रिटिसिज्म रहा है वह मॉडर्न एज 20th सेंचुरी रहा है। गोल्डन एज ऑफ क्रिटिसिज्म वाज मॉडर्न एज। ये भी पॉइंट मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। गोल्डन एज ऑफ गोल्डन क्रिटिसिज्म was the डेट। 20वीं शताब्दी तो मतलब बहुत बड़ी होगी, लेकिन मैं एक पॉइंट ये लिख दे रहा हूँ कि ज्यादातर 1901 से लेकर 1945 ये जो है मॉडर्न एज रहा, जिसमें बड़े बड़े क्रिटिक आए हैं। बाकी तो पूरा सेंचुरी क्रिटिसिज्म के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहा। 1901 से लेकर 1945 तक। Golden age of criticism was the 20th century from 1901 to 1945. I think you all are getting my voice. ओके, ओके। और मुझे ये भी समझ आ रहा है कि सब क्लियर हो रहे हैं। जी ठीक, ओके। 18वीं प्रोज 18वीं प्रोज प्रोज कहे ये जब द्वारा पिसिमिस्टिक एज के एज का 1801 कैन एनीवन टेल मी हेलो? जस्ट वेट। एक्चुअली माई एरिया ना बहुत ज्यादा आज मौसम खराब है, इस वजह से
हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो। नाउ कैन यू टेल मी, अब आवाज जा रही है? हेलो, जा रही है आवाज? हेलो। कैन एनीवन टेल मी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? ओके ओके ओके। सो व्हाट आई वांट टू से कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है कि 18th सेंचुरी का एज का जो प्रोज है, उसमें से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट दैट मे बी थर्ड और फोर्थ पॉइंट। तो वो जो 18th सेंचुरी का प्रोज है, उसकी सबसे बड़ी खासियत है सिंप्लिसिटी एंड ल्यूसिडिटी। राइट डाउन दिस पॉइंट की सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, ल्यूसिडिटी, सिंप्लिसिटी, ल्यूसिडिटी एंड एंड द इमिटेशन ऑफ IMITATION and the imitation of the life of middle class people, middle class people। एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये लिटरेचर है, प्रोज जो है, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, सिंप्लिसिटी, लिसिडिटी, और जो इमिटेशन है ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑफ मिडिल क्लास पीपल, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी जिंदगी को इमिटेट किया गया, उनकी जिंदगी को नकल किया गया। तो उस वजह से वो चीज जो है हमारे सामने यहाँ पे आती है कि सिंप्लिसिटी है, ल्यूसिडिटी है, एंड द इमिटेशन ऑफ द लाइफ ऑफ मिडिल क्लास पीपल, जो मिडिल क्लास पीपल है उनको लेकर के। और ऐसा नहीं कि केवल मिडिल क्लास के यही लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास के लोगों के बारे में बात किया जा रहा है। इवन यू विल कम टू नो कि राइटर्स बिलोंग टू मिडिल क्लास, प्रोज राइटर्स आल्सो बिलोंग टू मिडिल क्लास, एंड देयर पेटर्न आल्सो बिलोंग टू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के पेटर्न भी थे, मिडिल क्लास के राइटर्स भी थे। तो ये जो एज था, यह एज जो है इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास था। मिडिल क्लास का आना और मिडिल क्लास के पास पैसा आना, मिडिल क्लास की लाइफ में बहुत कुछ सुधार आना, यह चीजें इंडिकेट करती हैं कि फ्लरिशिंग ऑफ प्रोज क्यों हुआ। कारण है कि दैट टाइम देयर वाज नो रेडियो, दैट टाइम देयर वाज नो टीवी। जो अखबार था, अखबार के अलावा जो जर्नल्स थे, जो मैगजीन्स थे, इसी में बड़े लोगों का तस्वीर, बड़े लोगों की छपती थी। लेकिन अब जो लिटरेचर था, वह कोर्ट में न रह करके केवल बिलिंडा की ही बात नहीं कर रहा है, पीटर की ही बात नहीं कर रहा है, एप्सलम और एचिटाफिल की ही बात नहीं कर रहा है, बल्कि जो लिटरेचर है वह इन सब के अलावा, या ये कहते हैं कि इसके अलावा भी समाज में और लोग रहते हैं, हमें उसके बारे में भी बात करना चाहिए। तो उसके बारे में जो बात करने का मतलब, वह मिडिल क्लास पीपल, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका नजरिया क्या है, वे ऑफ लिविंग क्या है, व्हाट डू दे लाइक, व्हाट दे डू इन देयर लाइव्स एंड हाउ डू दे बिहेव, सच अ थिंग यू विल फाइंड। तो वेरी इन यानी इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर देयर लाइव्स हैव बीन डिपिक्टेड, देयर लाइव्स हैव बीन प्रेजेंटेड। तो उस पार्टिकुलर चीज को इसीलिए कहा गया कि जो मिडिल क्लास है उस समय के समाज की, मिडिल क्लास की जो तस्वीर है वह प्रोज में ही देखने को मिलती है। तो एक पॉइंट आपको, नेक्स्ट पॉइंट जो बताना चाहता हूं कि दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, द राइटर्स, द प्रोज राइटर्स, प्रोज राइटर्स WRITERS, प्रोज राइटर्स एज रिचर्ड स्टील, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, JOSEPH, जोसेफ एडिशन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, JOHNSON, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड ओलिवर गोल्ड स्मिथ।
इस समय प्रोज राइटर का कि द प्रोज राइटर्स एज रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिशन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, GOLD गोल्ड स्मिथ, also belongs to middle age, also belongs to middle age, also belongs to middle age. They wrote, हाँ हेलो, जी मैडम, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड ओलिवर गोल्ड स्मिथ also belongs to middle age. They wrote about the lifestyle of middle class people, middle class people. उन्होंने मिडिल क्लास के लोगों के बारे में लिखा था। फुल स्टॉप। देयर पेटर्न्स, PATRONS, इसको पैट्रॉन्स नहीं पढ़ा जाता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है पेटन, आर साइलेंट हो जाएगा। देयर पेटर्न्स वर बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। उनके जो पेटर्न्स है वो भी मिडिल क्लास है। CLA समथिंग मिस हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा, बट दिस इज व्हाट CLASS। देयर पेटर्न्स वर आल्सो बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। उनके जो पेटर्न्स थे, पेटर्न का मतलब होता है कि संरक्षक, जो उनको मॉनिटरी हेल्प करते थे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या उनको जो है पैसा वगैरह देते थे उनकी किताब को पब्लिश होने में, उनके वर्क को एक प्लेटफॉर्म दिलवाने में वो उनकी हेल्प करते थे, तो उनको पेटर्न कहा जाता है। पेटर्न्स वर बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। तो सब कुछ तो मिडिल क्लास से, राइटर भी मिडिल क्लास से है, पेटर्न भी मिडिल क्लास से है, जिनके बारे में लिखा जा रहा है वो भी मिडिल क्लास से है। फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपने देखा, और अब आप देखेंगे कि उन्होंने जो सब्जेक्ट मैटर लिया था, फ्रॉम कॉफी हाउस टू किचन, फ्रॉम कॉफी हाउस टू किचन। नेक्स्ट पॉइंट करके, आई थिंक दैट इज द एट्थ पॉइंट या नाइन्थ पॉइंट। दे wrote about their daily lives, about their daily lives, daily lives. Even Joseph Edison, Joseph Edison took subject matter from coffee house to kitchen, KITCHEN। वो जोसेफ एडिशन तो इवन यहाँ तक कहते हैं कि मेरे एसेज का जो सब्जेक्ट मैटर वो कॉफी हाउस से किचन तक है। मतलब कॉफी हाउस में लोग बैठ के कैसी बातें करते हैं, जो स्कॉलर्स इकट्ठा होते हैं, और किचन में जो लोग बैठते हैं उनके घरों में क्या चल रहा, क्या पक रहा, इस तरह के सब्जेक्ट मैटर को वो लोग सामने लाते हैं। इस तरह की चीजें आप देखेंगे। तो दे रोट अबाउट देयर डेली लाइफ, इवन जोसेफ एडिशन टुक सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम कॉफी हाउस टू किचन। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि ये जो इस समय का जो एसेज है, उस समय का एसेज जो है पीरियोडिकल फॉर्म में आया है। एसेज केम इन पीरियोडिकल फॉर्म, एसेज केम इन पीरियोडिकल फॉर्म, PERIODICAL, periodical form, a type of essay published, PUBLISHED, published
in journals, magazines, magazines, magazines and newspapers, papers। तो एसेस केम इन पीरियोडिकल फॉर्म, जो एसेज है वह पीरियोडिकल फॉर्म में आया। अ टाइप ऑफ एसे, एक तरह का एसे होता है पब्लिश, जो किसमें पब्लिश हुआ था, जर्नल्स में, मैगजीन्स में एंड न्यूज़पेपर्स में। जर्नल्स में यस बढ़ा लीजिएगा, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। वीकली और मंथली, वीकली और मंथली। या कैसे पब्लिश होता था, या तो वीकली पब्लिश होता था या तो मंथली पब्लिश होता था। जब ये वीकली या मंथली कोई चीज पब्लिश होता है तो हिंदी में उसको पाक्षिक कहा जाता है। पाक्षिक का मतलब ये होता है कि जैसे ये पूरा पूरा का पूरा महीना नहीं, बल्कि उसका एक पक्ष, 15 डेज, एक वीक, इस तरह से। इसीलिए उसका नाम पीरियोडिकल ऐसे रखा गया कि सर्टेन पीरियड में इसको आना आना है। और इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए इसको पीरियोडिकल ऐसे कहा गया। और वह ये जो था न्यूज़पेपर्स का था, जर्नल्स का था। इस वजह से ये सारी चीजें हम देखते हैं कि उसमें ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो पीरियोडिकल ऐसे एक उसका पॉइंट है। बाकी कॉफी हाउस का, क्लब का एंड सो मेनी अदर थिंग्स यू विल कम टू नो। तो वो सारी चीजें रही जिसकी वजह से ये सब चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई हैं और उसमें इस तरह की बातें होती हैं। तो अब जो है मैंने ज्यादातर आपको ये बता दिया कि क्या क्या चीजें वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। मैं एक एक चीजें ले रहा हूँ जिनमें से उस समय के जो प्रोज राइटर्स हैं, उन प्रोज राइटर्स में एक प्रोज राइटर्स हैं जोनाथन स्विफ्ट हैं, जो बहुत फेमस रहे हैं। तो एक एक करके मैं उनको लूंगा या उनको बताऊंगा, बट बिफोर टेकिंग जोनाथन स्विफ्ट, एक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय के कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल्स के नाम जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक एक इंपॉर्टेंट जर्नल था द स्पेक्टेटर, SPECTATOR, द स्पेक्टेटर। एक इंपॉर्टेंट जर्नल है द आइडलर, IDLER। एक और है द रैम्बलर, द स्पेक्टेटर, द आइडलर, द रैम्बलर एंड द टैटलर। और भी रहे हैं, लेकिन ये हर आदमी को पता होना चाहिए कि ये उस समय के जर्नल्स के नाम है। तो सो यू विल कम टू नो कि द स्पेक्टेटर, द आइडलर, द रैम्बलर एंड द टैटलर। तो दीज आर द वेल नोन एसेज। ये जो है वेल नोन एसेज है जो उस समय आए हुए हैं। द स्पेक्टेटर, द आइडलर, द रैम्बलर एंड द टैटलर, these are the well known essays which came in that age। जो द स्पेक्टेटर है और द टैटलर, जो पहला और जो लास्ट वाला, इसको जो है दो लोगों ने मिल करके निकाला था, जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील ने। अभी बाद में मैं उसको लिख पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहला वाला और लास्ट वाला जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, द स्पेक्टेटर एंड द टैटलर, it was run by whom? It was run by जोसेफ एडिशन एंड रिचर्ड स्टील। बाकी जो दो है, द आइडलर एंड द रैम्बलर, इट वाज रन बाय whom? इट वाज रन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। यह जो है था, यह डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा निकाला गया था। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। आप देखेंगे इफ यू टर्न द पेजेस, तो कई बार ये पूछा जा चुका है ये जर्नल किसने निकाला, क्योंकि ये जर्नल ही उस समय के ऐसे की गवाही देते हैं, उसी में वो पब्लिश होते थे। तो बाद में वो बुक की शक्ल में आए, बाद में वो सारी चीजें हुई, बट यू विल कम टू नो कि दीज आर ग्रेट पीसेज ऑफ लिटरेचर। और हमें पता होना चाहिए। आज भी जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे एक दो जर्नल का नाम, खासकर हायर एजुकेशन में, कि 21st सेंचुरी में जो जर्नल पब्लिश हो रहे हैं वे कौन से हैं, क्या है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू, दैट इज द स्पेक्टे द स्पेक्टेटर और जो आपका द टैटलर है, ये रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिशन,
आवाज मेरी जा नहीं रही। दूसरा जो द आइडलर एंड द रैम्बलर, वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो सबसे पहला राइटर मैं कवर करूंगा वो जोसेफ एडिशन को मैं कवर करूंगा, कि जोसेफ एडिशन जो है क्या क्या काम उन्होंने किया हुआ है। जोसेफ एडिशन, ADDISON, जोसेफ एडिशन। 1672 में इनका जन्म हुआ है, 1719 में इनकी मौत हुई है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर किस पोयम में जोसेफ एडिशन की आलोचना अलेक्जेंडर पोप ने की है। अभी 1 या 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था। जोसेफ एडिशन वाज द कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर पोप, उन्हीं के समकक्ष थे। दोनों लोगों में पटरी नहीं खाती थी। एक बड़ा नाम पोइट्री में था, एक बड़ा नाम प्रोज में था। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू, उन्होंने जिसमें आलोचना की है उसका नाम है एन इपिस्टल टू डॉक्टर अर्बत नॉट। तो एक पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा, एडिशन was the contemporary, CONTEMPORARY, प्रोनाउंसिएशन कंटेम्परेरी होगा, कंटेम्पोररी नहीं करना है, कंटेम्परेरी। एडिशन वाज द कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप। हु का मतलब कि अलेक्जेंडर पोप ने, हु क्रिटिसाइज्ड साइज्ड दिस मैन का मतलब जोसेफ एडिशन, दिस मैन इन हिज पोयम एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथ नॉट, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथ नॉट। आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो एपिस्टल शब्द है यह लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लेटर। कोई लेटर उन्होंने डॉक्टर अर्बथ नॉट को लिखा, और वह जो है पोयम की शक्ल में आपके सामने है, जो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, उसमें वह जोसेफ एडिशन की आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा पॉइंट, एडिशन wrote about men and manners, men and manners, MANNERS, men and manners of the 18th century, of the 18th century middle class people, 18th century middle class people। एडिशन ने क्या किया हुआ है कि लिखा है, किसके बारे में लिखा है? एडिशन रोड अबाउट मेन एंड मैनर्स, उन्होंने मेन को बारे में लिखा, मैनर्स के बारे में लिखा, ऑफ द 18th सेंचुरी मिडिल क्लास पीपल, जो 18वीं शताब्दी के लोग हैं उनको लेकर के लिखा। स्पेशली उन्होंने सोशल लाइफ और क्लब को, कॉफी हाउस, सोशल लाइफ, क्लब को, इन सबको अपना सब्जेक्ट मैटर, वहां पे जो चीजें हो रही थी उसको लेकर के उन्होंने बात किया है। अब उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम ये किया था कि 2 जर्नल निकाले थे, 2 जर्नल उन्होंने निकाला था विद रिचर्ड स्टील। थर्ड पॉइंट, ही ब्रॉट ही ब्रॉट 2 जर्नल्स विद रिचर्ड स्टील,
with Richard Steele entitled entitled The Tatler द टैटलर। टैटलर जो है 1709 से 1711 एंड द स्पेक्टेटर 1711 से 1714। तो दीज टू एसेज यू विल गेट कि ये दो दो तरह के जो दो दो एसेज दो जर्नल्स रहे हैं और ये दोनों जर्नल्स उन्होंने निकाला या ये जर्नल्स जो है उस समय आए। तो ही ब्रॉट टू जर्नल्स विद रिचर्ड स्टील इंटाइटल्ड, जो इंटाइटल्ड है, और वो इंटाइटल कौन सा, द टैटलर जो 1709 से 1711 एंड द स्पेक्टेटर 1711 से 1714। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने इसको लाया हुआ है। दूसरा चीज जो ध्यान में रखना है कि उन्होंने जितना भी लिखा वो सब ऐसे वो एसेस के अलावा जो है उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हुए हैं। उसमें से एक उन्होंने ट्रेजिडी लिखा। यूजीसी नेट में ये चीज कई बार पूछा जा चुका है, मुझे लगता है दिस इज द फोर्थ पॉइंट कि ही रोट अ ट्रेजिडी नेम्ड कैटो। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज पूछी जा चुकी है। ही रोट अ ट्रेजिडी नेम्ड कैटो। उन्होंने कैटो नाम से एक ट्रेजिडी लिखा जो ग्रीक ट्रेजिडी थी, ग्रीक मॉडल पर आधारित थी। तो इस दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जोसेफ एडिशन ने क्या किया है, ही रोट अ ट्रेजिडी। उन्होंने एक ट्रेजिडी लिखा जिसका क्या नाम था, कैटो नाम था। और यह कैसी ट्रेजिडी थी, क्लासिक ट्रेजिडी, क्लासिक ट्रेजिडी, क्लासिक ट्रेजिडी। दिस क्लासिक ट्रेजिडी का मतलब यहाँ पे हुआ कि एक तो उन्होंने जो रोमन किंग थे या कैरेक्टर थे उन्होंने लिया। कैटो जो है कोई ब्रिटिश कैरेक्टर नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने उनको लिया और जो उस ट्रेजिडी का मॉडल है वह जो है उन्होंने कहीं ना कहीं आइडियल माना। किसको माना, जो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी है उस पैटर्न को लेकर के वो चलते हैं। तो ही रोट अ ट्रेजिडी नेम्ड कैटो। उसका क्या नाम था, कैटो था। एक और चीज उनसे रिलेटेड पूछा गया है, उन्होंने एक पोयम भी लिखी थी जिसका नाम है द कैंपेन। राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, द कैंपेन, CAMPAIGN। द कैंपेन इज हिज वेल नोन पोयम्स, वेल नोन पोयम्स। इस इज वेल नोन पोयम होना चाहिए था, वो केवल सिंगल पोयम है। आप उसमें यस हटा दीजिएगा क्योंकि मैं हटाऊंगा तो उसमें गड़बड़ आ जाएगा। तो जो जो आपका द कैंपेन है यह उनका वेल नोन पोयम है। और इसमें उन्होंने एक दिखाया कि एक विक्ट्री को लेकर के दिखाया हुआ है। बैटल ऑफ बेल, जो बैटल ऑफ बेहीन हुआ था उस पे उन्होंने उसको लेकर के दिखाया हुआ है कि तो ये जो है पोयम किससे है, वॉर से रिलेटेड है, विक्ट्री से रिलेटेड है। उस चीज को उन्होंने तो दो चीजें ध्यान में रखना कि कैटो उनका एक इम्पोर्टेंट ट्रेजिडी है, कैंपेन उनकी एक इम्पोर्टेंट पोयम है, द आइडलर एंड द सॉरी द आइडलर नहीं, द स्पेक्टेटर। और साथ ही साथ आपका द स्पेक्टेटर के अलावा द टैटलर उनका दो इंपॉर्टेंट जर्नल रहा है। इतना सारे पॉइंट्स उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है उन्होंने एक लैटिन पोयम भी लिखा था जिसका नाम है द पीस ऑफ रिजविक। नेक्स्ट पॉइंट करके दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट, ही रोट अ लैटिन पोयम, ही रोट अ लैटिन पोयम, POEM, ही रोट अ लैटिन पोयम। उसका क्या नाम था, द पीस ऑफ रिजविक, द पीस, PEAC, द पीस ऑफ रिजविक, RYSWYC, RYSWIC, रिजविक।
रिज्विक इन इट ही appreciated A double Preciated. He appreciated King William's statement. King William's statement. Statement. उन्होंने किंग विलियम्स के स्टेटमेंट को क्या किया था, काफी हद तक उनके जो है स्टेटमेंट को उन्होंने एक तरह से जो है अप्रिसिएट किया था। ही अप्रिसिएटेड किंग विलियम्स स्टेटमेंट। तो एक पोयम है, लैटिन पोयम, जिसका नाम है द पीस ऑफ रिजविक, और किंग विलियम्स के स्टेटमेंट को उसमें उन्होंने वो किया हुआ है, एडमायर किया हुआ है। तो रिमेंबर दैट कि ये सब उनका वर्क रहा है, जिसमें मैं द पीस ऑफ रिजविक को बहुत इंपॉर्टेंट आपके पर्सपेक्टिव से तो नहीं मानता हूँ। बाकी जितना भी मैंने बताया, चाहे कैंपेन पोयम बताया हो, चाहे कैटो बताया हो, टाइटलर बताया हो, स्पेक्टेटर बताया, व्हाट एवर आई टोल्ड यू, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और खास करके ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रही कि जो अलेक्जेंडर पोप है, उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किस पोयम में किया हुआ है। तो दैट इज एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बत नॉट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस मैन इज व्हाट, कि एक एक उनका और जो है एक उनका और वर्क रहा, अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स। ACCOUNT, अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स। अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स, यू विल कम टू नो कि ये 1693 में आया हुआ है। 1693 में आया है। उन्होंने इसको तब लिखा था जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, और इसमें उन्होंने ड्राइडेन की काफी ज्यादा तारीफ की है। ड्राइडेन को लेकर के, स्पेंसर को लेकर के उन्होंने वो किया हुआ है, और शेक्सपियर को मेंशन तक नहीं करते। तो एक पॉइंट आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा, अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसमें उन्होंने ड्राइडेन की तारीफ की है। पोएट्स वाज रिटन बाय जोसेफ एडिसन when he was studying in in Oxford University. When he was studying in Oxford University. When he was studying in Oxford University. In it, Dryden had been admired. Had been admired. ड्राइडेन की प्रशंसा की गई है। स्पेंसर एक्सक्यूज्ड स्पेंसर EXCUSED, एंड स्पेंसर को एक्सक्यूज किया गया है, एंड शेक्सपियर इज नॉट मेंशन, एंड शेक्सपियर इज नॉट मेंशन। एक कितना इंपॉर्टेंट बात है कि शेक्सपियर जैसा राइटर जो है, जिसने 37 प्लेज लिखे, उसको प्रसिद्धि जो है जोसेफ एडिशन के जमाने तक नहीं मिलती है। स्पेंसर का जिक्र किया गया, लेकिन स्पेंसर को भी बड़ा पोएट नहीं कहा गया। आप ये समझिए कि इनके जाने के बाद कौन आते हैं, चार्ल्स लैम्ब आते हैं, जो स्पेंसर को पोएट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस जमाने के जो भी राइटर थे, उनकी नजर में एलिजाबेथन लिटरेचर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, बल्कि वे इसको इंपॉर्टेंस देते थे ग्रीक और रोमन जो लिटरेचर था उसको उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था, इंस्टेड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और एलिजाबेथन लिटरेचर। यू विल कम टू नो कि
जितनी भी पॉपुलैरिटी, जितनी भी प्रसिद्धि मिली है एलिजाबेथन लोगों को या उनके राइटर्स को, वो सब कब होता है? वो सब आपका रोमांटिक एज में जाकर के शुरू होता है। तो दीज थिंग्स यू विल गेट, दीज थिंग्स यू विल फाइंड। तो आई हैव डन व्हाट आई हैव डन, एक राइटर मैंने लिया, वो आपका कौन है? जोसेफ एडिशन। इसके अलावा एक और राइटर मैं यहाँ पे बात करूंगा, दैट इज रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील, स्टील तो मतलब क्या ज्यादा that is the biographical work, critical work, that has the title account of the greatest English poets. It shows what? It shows that it was a critical work. So another author which I am going to take, that is who? That is Richard Steele. You will come to know कि जो रिचर्ड स्टील है, इनका जो डेट है 1672 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, 1729 में इनकी मौत हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटरों में से रहे हैं, जिनमें से मैं पहला पॉइंट इनके बारे में बताना चाहूंगा कि रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिशन के साथ टैटलर और स्पेक्टेटर का तो मैंने बात कर ही लिया कि उन्होंने उसको निकाला था 1709 में, 1709 1711 में। और ये जो है क्या आता था, जो टैटलर जर्नल था या 3 टाइम्स आता था इन अ वीक। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ही स्टार्टेड द टैटलर 1709 से 11, which came 3 times in a week। वो 3 बार एक सप्ताह में आता था, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे, TU ट्यूसडे, TH थर्सडे, SAT सैटरडे। TU ट्यूसडे है, TH थर्सडे है और SAT सैटरडे है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यह कब आता था, यह 3 बार आता था हफ्ते में जो है। इसके अलावा जो है ये और भी जर्नल से एसोसिएटेड थे। इसके अलावा कुछ और भी जर्नल्स थे जिससे वे जो है एसोसिएटेड थे, जिनसे वे एसोसिएटेड थे उस पर मैं बात करूंगा कि he was associated with other journals also, JOURNALS, journals also। वे जो अदर जर्नल से एसोसिएटेड थे उनमें से एक का जो नाम था द गार्जियन, GUARDIAN, द गार्जियन, द एग्जामिनर, द इंग्लिश मैन, द इंग्लिश मैन। तो यू विल कम टू नो ये 3 तरह के जर्नल्स से थे जिससे वे एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे, जिसका नाम क्या है? द गार्जियन, द एग्जामिनर, द इंग्लिश मैन। मेरे पापा से मेरा इतना टाइम बच क्या इसलिए पता लगा जल्दी करो। उनके एक ऐसे को लेकर के मैं बात करूंगा। उन्होंने एक बहुत रिमार्केबल ऐसे लिखा है जिसका नाम है द स्पेक्टेटर क्लब। दैट इज द थर्ड पॉइंट। ही रोट अ वेल नोन एसे, और उस वेल नोन एसे का जो नाम है उसका क्या नाम है? दैट इज द स्पेक्टेटर क्लब, द स्पेक्टेटर क्लब, द स्पेक्टेटर क्लब। इस स्पेक्टेटर क्लब में जो उनका एक वेल नोन एसे है,
यू विल कम टू नो, उन्होंने 6 कैरेक्टर्स के बारे में बताया। ही टॉक्स अबाउट 6 पीपल, ही टॉक्स अबाउट 6 पीपल, 6 लोगों के बारे में उन्होंने बात किया हुआ। उनमें से जो है यू विल कम टू नो कि जो सबसे पहले कैरेक्टर है सर रॉजर डी कावर्ली, सर रॉजर डी कावर्ली, सर रॉजर डी कावर्ली, ये जो है पहले कैरेक्टर हैं जो वहां पे आपको नजर आएंगे। दूसरे कैरेक्टर का नाम है स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये लॉ के स्टूडेंट है लेकिन लिटरेचर में इनका बहुत इंटरेस्ट है, स्टूडेंट ऑफ लॉ। तीसरे कैरेक्टर का नाम है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, सर एंड्रयू, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। नेक्स्ट है कैप्टन सेंट्री, कैप्टन सेंट्री, कैप्टन सेंट्री। नेक्स्ट कैरेक्टर है विल हनी कोम, और एंड जो लास्ट है वो क्लर्जी मैन है। इस तरह से 6 कैरेक्टर के बारे में उन्होंने बात किया। एंड द लास्ट इज क्लर्जी मैन, विल हनीकोम एंड द लास्ट इज क्लर्जी मैन। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज द नेक्स्ट आथर, बहुत बड़े आथर नहीं है लेकिन उनका एक वर्क है जो आपको बहुत ध्यान में रखना है, दैट इज एडवर्ड गिबन, GIBBON। एडवर्ड गिबन जो है ये 1737 में पैदा हुए हैं, 1794 में इनकी मौत हुई है। एक तरह से देखा जाए तो जो आथर होंगे ये किस एज में चले जाएंगे, ये जो है पूरा आपका डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की एज में जाएंगे। चूंकि मैं पूरा 18 सेंचुरी का जो प्रोज है उस पे पूरा बात कर रहा हूँ तो सारे राइटर्स को एक ही जगह कर देना चाहता हूँ, लेकिन आप यहाँ ब्रेकेट में जरूर लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट की ही बिलोंग्स टू, पहला पॉइंट की ही बिलोंग्स टू एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ही बिलोंग्स टू एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जो 1745 से 1785 तक है, 1745 से 1785। वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्ड गिबन, GIBBON। उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ये किताब है जो 1776 ईस्वी में आई हुई है। यू विल गेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब उनका, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। इट केम इन 1776, ये 1776 ईस्वी में आई है। इट केम इन 1776। बहुत अच्छी लग रही है। दूसरा जो एक पॉइंट और आया हुआ है कि उनका अपना और वर्क था मेमोयर एंड हिस्ट्री, मेमोयर एंड हिस्ट्री, MEMOIR, मेमोयर एंड हिस्ट्री। मेमोयर, मेमोयर जो होता है वो हिंदी में दैट इज संस्मरण। मेमोयर एंड हिस्ट्री या इनका इंपॉर्टेंट वर्क रहा है। तो आई हैव टेकन दिस थर्ड राइटर, जो थर्ड राइटर है उसको मैंने कवर कराया आपको, जो है मेमोयर एंड हिस्ट्री।
एक और राइटर पे मैं बात करूंगा जिसका नाम है विलियम कूपर। विलियम कूपर, COWPER, विलियम कूपर। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब 18th सेंचुरी के हैं, खासकर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर GIC के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और जो PGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, या उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको एक चीज, और TGT वालों को सबसे ज्यादा जो ध्यान में रखना है, द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, जो अभी किताब बताई गई एडवर्ड गिबन की, ये TGT को, अगर जो TGT वाले हैं उनको कम से कम ये एक पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है कि एडवर्ड गिबन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी तो रिचर्ड स्टील का जितनी बातें बताई कि वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। विलियम कॉपर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1731 है। जो उनकी मौत हुई है वो 1800 में हुई है। ये भी किस एज से बिलोंग करेंगे, ये भी जो है एज ऑफ सेंसिबिलिटी से। तो ये भी पॉइंट आप लिख लीजिए, ही आल्सो बिलोंग्स टू एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से 1785 एज ऑफ सेंसिबिलिटी से बिलोंग करते हैं। इनका इनका कुछ जो है इंपॉर्टेंट वर्क है जो आप देखेंगे कि कैसे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री से बिलोंग करता है। उनमें से एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो है द टास्क, इनका ब्लैंक वर्स है। दैट इज आई थिंक की सेकेंड पॉइंट, द टास्क, ये कई बार पूछा जा चुका है। द टास्क इज इज हिज लॉन्गर पोयम composed in blank verse composed in blank verse composed in blank verse published published in 1785। 1785 ईस्वी में वो पब्लिश हुआ है, पब्लिश्ड इन 1785। एक इनका जो है कलेक्शन ऑफ बैलाड रहा है जिसका नाम था जॉन गिल्पिन थर्ड, JOHN, जॉन गिल्पिन, GILPIN, जॉन गिल्पिन is his ballad, is his collection of ballad, जॉन गिल्पिन। एक और उनका इंपॉर्टेंट पोयम रहा जिसका नाम है टेबल टॉक। टेबल टॉक is another important poem। टेबल टॉक is another important poem। नेक्स्ट जिस राइटर की मैं बात करूंगा दैट इज जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट, SWIFT, जोनाथन स्विफ्ट, 1667, 1745। जोनाथन स्विफ्ट 1667 से लेकर 1745, ये जो बिलोंग करते हैं ऑगस्टन एज से बिलोंग करते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना, ही बिलोंग्स टू ऑगस्टन एज, ही बिलोंग्स टू ऑगस्टन एज, AUGUSTAN, ऑगस्टन एज। 1700 से 1745।
जोनाथन स्विफ्ट जो है बहुत बड़े राइटरों में शुमार किए जाते हैं, खासकर उन्होंने सार्डनिक सटायर यूज किया हुआ है। तो दूसरा पॉइंट की ही यूज्ड सार्डनिक सटायर इन हिज वर्क। उन्होंने अपने वर्क्स में जिस तरह के सटायर का यूज किया है उसका क्या नाम है, सार्डनिक सटायर। अब आपको ये समझ में, सार्डनिक सटायर क्या, एक ऐसा व्यंग, एक ऐसा सटायर जिसमें जो है क्या किया जाता था कि बहुत एकदम से बिल्कुल आलोचना ऐसी की जाती थी फ्रंट में आकर के, और बगैर किसी रिडिकुलस एटमॉस्फेयर के, या एक तरह से कोई वहां पे टीजिंग जैसा नहीं होता था, बल्कि अगर कोई चीज गलत है जबरदस्त उसमें आलोचना की जाती थी। अ टाइप ऑफ सटायर होता था, दैट इज सार्डनिक सटायर। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ उनके वर्क हैं जो आपको ध्यान में रखना है। उनके वर्क्स में तीसरा पॉइंट आपको, द बैटल ऑफ द बुक्स, द बैटल ऑफ द बुक। एक और उनका जो है किताब है, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, टेल ऑफ अ टब। टेल ऑफ अ टब। टेल ऑफ अ टब जो है ये 1704 में आई हुई है। और ये जो है किसको क्रिटिसाइज करता है, चर्च को, उस समय के जो चर्च थे, तो सटायर ऑन द वेरियस चर्चेस, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। इट क्रिटिसाइजेस चर्चेस ऑफ द डे, CHURCHES, चर्चेस ऑफ द डे। उस समय के जो चर्च थे उसको लेकर के बहुत ज्यादा आलोचना की गई है। इट क्रिटिसाइजेस चर्चेस ऑफ द डे। इन्होंने एस्थर जॉनसन जो है, जो एक ब्यूटीफुल वुमेन थी, उनकी याद में इन्होंने लिखा था जर्नल टू स्टेला, JOURNAL, जर्नल टू स्टेला। जर्नल टू स्टेला 1710 से 1713 निकला हुआ है। इन द मेमोरी ऑफ, इन द मेमोरी ऑफ अ ब्यूटीफुल यंग वुमन, अ ब्यूटीफुल यंग वुमन, अ ब्यूटीफुल यंग वुमन, ईस्थर जॉनसन, ईस्थर जॉनसन, JOHNSON, ईस्थर जॉनसन की याद में उन्होंने इसको लिखा हुआ था। नेक्स्ट उनका वर्क है गुलिवर्स ट्रेवल्स। नेक्स्ट वर्क, दैट इज द फोर्थ, गुलिवर्स ट्रेवल्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स, इसमें उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया है, क्रिटिसाइज क्या उन्होंने दिखाया है, बिटरनेस अगेंस्ट फेट एंड ह्यूमन सोसाइटी। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज हिज मास्टरपीस, इज हिज is his masterpiece, which tells about, which tells about
bitterness against fate and human society, which tells about bitterness, bitterne, bitterness against fate and human society, fate and human society. This is the prose ऑफ दिस मैन जो इन्होंने इतना काम किया, जोनाथन स्विफ्ट का। एक लास्ट राइटर मैं लेना चाहूंगा इस क्लास का, दैट इज एडमंड बर्क, EDMUND, एडमंड बर्क, BURK। एडमंड बर्क जो है 1729 में इनका जन्म हुआ है, 1797 में इनकी मौत हुई है। यू विल कम टू नो कि जो एडमंड बर्क थे, इस पे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। देयर आर टू वर्क्स ऑफ दिस मैन। एक पहला है विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, ऑफ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, SOCIETY, नंबर 1। नंबर 2, ऑन अमेरिकन टैक्सेशन, नंबर 2 ऑन अमेरिकन टैक्सेशन। ये इनका स्पीच रहा है। एक जो लास्ट वाला लिखेंगे, ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो हर आदमी को याद करना चाहिए, दैट इज व्हाट, रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, REVOLUTION। ये वर्क का पता होना चाहिए। इसी वर्क के खिलाफ नोट करके आप लिखिएगा, जो तीसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसी वर्क के खिलाफ जो थॉमस पेन एक राइटर है, नोट करके, थॉमस पेन, PAINE, थॉमस पेन रोट राइट्स ऑफ मैन। ये चीज UGC नेट में आ चुकी है, राइट्स ऑफ मैन। थॉमस पेन ने इसके खिलाफ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, राइट्स ऑफ मैन। अब देखो इतना तेजित क्या है मिस्टर खन्ना, क्या है so these were the prose writers which I have taken in your class। और जिस पर मैंने आपको बात किया है, एक और राइटर है अभी, दैट इज perhaps I have gone or not, I don't know, that is Oliver Goldsmith, Oliver Goldsmith। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है 1728 से लेकर 1774, इनका जो एक इम्पोर्टेंट वर्क है, मैं कल भी बताया था, ये प्री रोमांटिक पोएट्स में भी आते हैं, डेजर्टेड विलेज। ये पूछा जा चुका है, यह उनकी पोयम है जो बताता है कि हाउ द विलेज ऑफ इंग्लैंड लॉस्ट इट्स ब्यूटी, डेजर्टेड विलेज। और वो प्री रोमांटिक पोएट्स में भी आते हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ प्रोज राइटर भी हैं, ड्रामेटिस्ट भी रहे हैं। डेजर्टेड विलेज, डिजर्टेड विलेज ये उनका पोयम है, रिटेन इन हीरोइक कपलेट, डिजर्टेड विलेज रिटेन इन हीरोइक कपलेट, LET, tells about the losing of the losing of
द विलेजेस ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट, उनका कुछ ड्रामा रहा है जिसमें एक है सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, CITIZEN, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। एक दूसरा रहा शी स्टूप्स टू कांकर, ये तो काफी जगह प्रिस्क्राइब्ड भी है, शी स्टूप्स टू कांकर। कानपुर यूनिवर्सिटी में भी चल रही है, शी स्टूप्स टू कांकर, CONQUER। ये उनका ड्रामा रहा है। तो इस आदमी से रिलेटेड आपको दो चीजें जरूर ध्यान में रखना चाहिए, डिजर्टेड विलेज और शी स्टूप्स टू कांकर, और सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, शी स्टूप्स टू कांकर। मेरा अलग अलग चीजें। एक उनका जो है नॉवेल भी आया हुआ था, जो पिकरेस्क नॉवेल है, द विकार ऑफ वेकफील्ड। नेक्स्ट इज द विकार ऑफ वेकफील्ड, is his novel. Example of picaresque one, picaresque, RESQE, picaresque novel। विकार ऑफ वेकफील्ड उनका एक इम्पोर्टेंस। तो आपको जो भी चीजें इनके बारे में बताई गई, चाहे शी स्टूप्स टू कांकर हो, चाहे विकार ऑफ वेकफील्ड हो, चाहे डिजर्टेड विलेज हो, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ये उस समय के राइटर्स थे, जो प्रोज राइटर्स भी थे, और कुछ उनका प्री रोमांटिक पोइट्री में भी कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं 2 मिनट का बस आपको, और मैं समझ रहा हूँ कि ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है, आप लोगों को बोर भी हो रहे होंगे। प्री रोमांटिक पोएट्स, ये जो प्री रोमांटिक पोएट्स था, यह एक ग्रुप ऑफ पोएट्स है जो अगस्टस आते हैं, और ये जो है नेचर के बारे में लिखे थे। सबसे पहला पॉइंट की दे केम इन ऑगस्टन एज, दे केम इन ऑगस्टन, AUGUSTAN, दे केम इन ऑगस्टन एज। दूसरा पॉइंट, दे रोट अबाउट द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर, एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर, दे रोट अबाउट एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर। थर्ड पॉइंट, उसमें एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर उन्होंने लिखा, लेकिन ज्यादातर उन्होंने जो लिखा है वो हीरोइक कपलेट में लिखा। हीरोइक कपलेट को भी उन्होंने, मोस्ट ऑफ द पोएम्स आर रिटन इन हीरोइक कपलेट, मोस्ट ऑफ द पोएम्स आर रिटन, मोस्ट ऑफ द पोएम्स आर written in heroic couplet, written in heroic couplet। चौथा, कंट्री साइड सेटिंग, COUNTRY, कंट्री साइड, जो सेटिंग रही है वो कंट्री साइड सेटिंग रही है। पांचवा, ज्यादातर जो बातें रही है पुअर विलेजर्स के बारे में, पुअर विलेजर्स। जहां अगर आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर पोप जो है कोर्टली लाइफ के बारे में बात करते हैं, किंग्स के बारे में बात करते हैं, क्वींस के बारे में बात करते हैं, एरिस्टोक्रेटिक मैनर के बारे में बात करते हैं, वहीं एक छोटा सा ग्रुप आया है पोएट्स का, दे टॉक अबाउट हुम कंट्री साइड ब्यूटी, दे टॉक अबाउट हुम पुअर विलेजर्स, दे टॉक अबाउट हुम, दे टॉक अबाउट हुम, अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि वे जो है उनकी डिक्शन, वे ऑफ लिविंग के बारे में बात करते हैं। उन्हीं में से एक राइटर है टॉमस, पहले जो राइटर आते हैं उनका नाम है जेम्स टॉमसन।
जेम्स टॉमसन, THOMPSON। जेम्स टॉमसन ने एक किताब लिखा था, कलेक्शन ऑफ पोयम है द सीजन। यह प्री रोमांटिक पर पहली किताब, SEASON, 1726 में शुरू होती है, 1703 में कंप्लीट होती है। 10 सीजन, ये कई बार पूछा जा चुका है। ये किसमें लिखी गई है? रिटेन इन ब्लैंक वर्ड्स, रिटेन इन ब्लैंक वर्ड्स। द सीजन 1726 में 1730, रिटेन इन ब्लैंक वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ पोयम, और किसके बारे में? एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर, रिटेन इन ब्लैंक वर्ड्स। इट टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर, एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर, एन से नेचर, आप समझिएगा। जेम्स टॉमसन ने द सीजन नाम का किताब लिखा, 1726 में आई, 1730 में पब्लिश होती है, रिटेन इन ब्लैंक वर्ड्स। इट टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर। एक दूसरा राइटर है टॉमस ग्रे। इनकी एक पोयम है एलिजी रिटेन, है तो कई सारी, लेकिन एक पोयम ध्यान में रखना, एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। आप, और आपको ये पता भी है कि एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड आप पढ़ चुके हैं। ये 1751 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। कब पब्लिश हुआ? 1751 ईस्वी में। इसमें पोएट किसके बारे में बात करता है? ही टॉक्स अबाउट पुअर विलेजर्स, ही टॉक्स अबाउट पुअर विलेजर्स, VILLAGERS, पुअर विलेजर्स के बारे में बात करता है। इसके अलावा भी और भी उनका इम्पोर्टेंट वर्क रहा है, जो थोड़ा सा मैं लिखना चाहूंगा। एक उनका इम्पोर्टेंट वर्क है, दैट इज द हिम्न टू एडवर्ड सिटी, HYMN, हिम्न टू एडवर्ड सिटी, ADVERSITY, हिम्न टू एडवर्ड सिटी। एक और वर्क उनका रहा है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द प्रोग्रेस, PROGRE, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। एक चौथा उनका इंपॉर्टेंट वर्क है द बार्ड, द बार्ड। एक और उनका इंपॉर्टेंट वर्क है डिस्टेंट, ओड ऑन अ डिस्टेंट। पांचवा है ओड ऑन अ डिस्टेंट, ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, एटन कॉलेज। ये सब इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं जो उनके थे, जो हम सब लोगों को पता होना चाहिए। एक लास्ट राइटर जो थर्ड है, चूंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ताकि आपको पता रहे कि ये सब प्री रोमांटिक में रहे। ओलिवर गोल्ड स्मिथ है, इनका वर्क है डेजर्टेड विलेज, जो अभी बात हुई थी उसके बारे में और कुछ नहीं बताएंगे, डेजर्टेड विलेज। ओलिवर गोल्ड स्मिथ का डेजर्टेड विलेज, DESERTED। एक और राइटर विलियम कॉलिंस, विलियम कॉलिंस, इनका एक वर्क रहा है ओड टू इवनिंग, जो ये सब प्री रोमांटिक पोइट्री के हिस्सा रहा है। और प्री रोमांटिक पोइट्री किस एज में आई है? ऑगस्टन एज में आई है। तो एक तरह से आज की क्लास में आपने पूरा प्रोज, आपने पूरा बात है रोमांटिक अपने डिसेबिलिटी के भी कुछ आप क्या है समय की छूटी बड़े राइटर मार के, उन पर हम अलग से बात करेंगे। वो डॉक्टर साइमन का मतलब पूरा
शता जिस पर आप पढ़ना से कुछ लोग ऐसे हैं यू विल कम टू दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी होगी इन क्लास। जी मैडम। जी जी आवाज नहीं जा रही मेरी। हेलो। हेलो। हाँ आवाज नहीं जा रही मेरी। और लोग कह रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा खैर मैं अच्छा कोई बात नहीं, मैं बस केवल लास्ट इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि शाम की क्लास में आज हम लोग जो है यू कैन लीव मैडम, यू कैन लीव, मैं भी लीव कर रहा हूँ, बस मैं 1 सेकेंड लूंगा। मैं शाम को क्लास में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पढ़ाऊंगा। नाउ यू ऑल कैन लीव क्लास। ओके।